हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं। ये आपका क्लास 1 है और बता दें ये क्लास आपको हर रोज रात 9 बजे मिलेगा लाइव चैट के साथ। तो जो भी लाइव में आना चाहते हैं रात 9 बजे आ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ल्यूवेनहॉक को। याद रखना है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, तो ल्यूवेनहॉक को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए बताएंगे धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो याद रखना है जिंक की कमी से आता है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है। तो याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, यह बीमारी वंशानुगत होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में क्या आता है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है रेडियोलॉजी में क्या आता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यानी कि एक्स किरण का खोजकर्ता कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं, एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्न में कौन सी स्थिति होगी। फटाफट से आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्थिति होगी आपको बताना है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, आंधी आने की संभावना। अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो क्या होता है, आसमान साफ होता है। अगर बैरोमीटर में पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होने की संभावना होता है। अगर नीचे अचानक आता है तो आंधी आने की संभावना। याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, कांसा निम्न में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। कांसा जो है ये निम्न में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल तांबा तथा टीन के मिश्र धातु से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो याद रखना है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में। चलिए बताएंगे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना है रॉकेट जो है न्यूटन के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। आपका अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है तथा गैसों की श्यानता क्या होगा। आंसर करेंगे। याद रखना है ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है। लेकिन आपको बताना है गैसों की श्यानता क्या होती है, तो ये बढ़ती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, निम्न में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, सिल्वर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र में डूबा रहता है। फटाफट से आंसर करेंगे। समुद्र में तैरते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र में डूबा हुआ रहता है, तो 9/10 भाग। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 भाग जो है ऊपर रहता है, बाकी 9 भाग जो है नीचे रहता है। याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गर्म खून वाला जानवर कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से गर्म खून वाला जानवर कौन सा है, तो याद रखना है कौन सा है, तो वेल से। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, वेल। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है, तो रसायन का नाम क्या है, आर्सेनिक। याद रखना है आर्सेनिक के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक लिफ्ट ज्यादा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है इसमें ज्यादा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं, तो ये नियम है पास्कल के नियम पर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है,
तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसी डायनेमो प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, कार को स्टार्ट करते समय लाइट कम हो जाती है, इसका रीजन क्या है? फटाक से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका कारण क्या है? तो वोल्टेज की कमी के कारण ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ओम के नियम से संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से कौन ओम के नियम से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ रहेगा, जॉर्ज साइमन, ये ओम के नियम से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, मछली के हृदय कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। मछली के हृदय कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखना है 2 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में सीलियक रोग हो जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में सीलियक रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, विटामिन डी। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा? जी बिल्कुल 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन याद रखना है सूर्य के कोरोना भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था? फटाफट से आंसर करेंगे, किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग? तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? जॉन व्हीलर। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चंद्रमा की सतह का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना है क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। याद रखना है सेलेनोलॉजी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? तो याद रखना है अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है? फटाफट से आंसर करेंगे। किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं कि आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या देगा? वाष्पन विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न काफी बार एग्जामों में रिपीट होता है। निम्न में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? फटाफट से आंसर करेंगे। टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है ये कहाँ पाई जाती है? तो पैर में। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। रक्त से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना है रक्त से संबंधित अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को आइटम बम कहते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से किस कोशिकांग को आइटम बम कहते हैं? तो याद रखना है लाइसोसोम को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, बीचेंट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। फटाफट से आंसर करेंगे किससे बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? तो याद रखना है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन से और लिपिड से। इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। ए एंड बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटीन से तथा लिपिड से। आपका अगला प्रश्न है, मछलियों में
कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना है मछलियों में 16% प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। जीवों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो याद रखना है जीवों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना है विटामिन B5 की कमी से होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भूपटल से भूगर्भ के आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है बढ़ता है। याद रखना है भूपटल से भूगर्भ के आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है? फटाफट से आंसर करेंगे कि पादप कोशिका जो है ये जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो याद रखना है किसके कारण भिन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर है कोशिका भित्ति के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? फटाफट से आंसर करेंगे। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 14 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रबड़ का प्रयोग रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य से होता है, यह भी आपको कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क्या आ जाएगा? याद रखना है थाईकल रबड़। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने हेतु इसमें गैस में क्या मिलाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखना है। और इसका रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें मरकैप्टन को मिलाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो याद रखना है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टंगस्टन का संकेत W होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस वर्ष IAU द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा? 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2006 ईस्वी। इस डेट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर है पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है बढ़ जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग किया जाता है वह कौन सा थर्मामीटर है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा? याद रखना है वो कौन सा थर्मामीटर है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिदिन मानव शरीर को कितना नमक की आवश्यकता होती है? आपको बताना है कि प्रतिदिन मानव शरीर को कितना नमक की आवश्यकता होती है। तो याद रखना है प्रतिदिन 500 मिलीग्राम नमक की आवश्यकता होती है मानव शरीर को, याद रखना है इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से लाल शराब के नाम से किसे जाना जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यह आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। निम्न में से किसे लाल शराब के नाम से जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम एसीटेट को याद रखना है, इसे लाल शराब के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में टोटल 50 इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को रखा गया था। आने वाले समय में प्रश्नों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।